पेज 154 भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता पुस्तक के अंदर हम ये चर्चा कर रहे थे एक दृष्टिकोण का भेद भारतीय और पश्चिमी। इसके अंदर पश्चिम कहाँ से शुरू करता है, अब भारत कहाँ से शुरू करता है। तो भारतीय दूसरे छोर से आरंभ करता है। वह स्वयं वस्तु को या तो सूक्ष्म दृष्टि, आत्मदृष्टि द्वारा या फिर ध्यान, उस वस्तु के साथ आध्यात्मिक ऐक्य द्वारा अध्ययन करता है, जिससे कि जो सत्य वह अभिव्यक्त करता है, वह प्रकटीकरण की क्रिया द्वारा मन में उदय होता है। ये एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है। स्वयं वस्तु को, जो स्वयं वो तत्व है, या तो सूक्ष्म दृष्टि आपके आपको मिली है। कई लोगों के अंदर सहज ये हो सकती है। आँखों के अंदर ही वो सूक्ष्म दृष्टि है, व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यक्ति का बाहरी ढाँचा नहीं देखते, वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे कितने-कितने मीडियम्स होते ही हैं, वो पहले ही आपको देख के ये बता देंगे, भैया तेरे तो कुछ चारों तरफ ऑरा के अंदर ऐसा कुछ है, तो इसमें अच्छा है या जैसा भी है, पर इसका प्रभाव आपकी सत्ता पे ऐसे आ रहा है। आपकी हेल्थ का कारण ये है, या आपके डीपर ये पार्ट्स में ये चीज़ें हैं। इसमें आध्यात्मिक रूप से आप बहुत विकसित हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका जितनी दूरी तक ये प्रवेश करता है, वो भी सीमित ही है। तो सूक्ष्म दृष्टि, पर एक मूर्ति है, वो खाली उसके लोहे, धातु, काठ वहाँ तक नहीं रुक जाता, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म दृष्टि है। वो उस वस्तु के अंदर भीतर प्रवेश करता है, उसकी चीज़ों को देख पाता है। आत्मदृष्टि, ये तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। या फिर ध्यान। ध्यान के अंदर वो वस्तु न की आवश्यकता नहीं, इनफैक्ट आप माँ की एक प्रार्थना है, या एक सावित्री की लाइन है, या एक कॉन्सेप्ट है, जीवन का आपका उद्देश्य है, कोई भी चीज़, उस पे आपने ध्यान एकाग्र किया, कैसे? क्या करते हैं आप? धीरे, धीरे, धीरे उसकी और डीपर लेयर्स के अंदर आप जा रहे हैं, उस पे एकाग्र कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको रिवील करना शुरू कर देगी। भौतिक विज्ञान जब अपना ध्यान एकाग्र करता है, जड़ तत्व के ऊपर, देखिए उसके कितने रहस्यों के अंदर वो प्रवेश कर पाता है। तो वैसे ही आप किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान को एकाग्र करते हैं। यही बात तो हम कर रहे हैं कि ध्यान को एकाग्र हम करें अपने जीवन के उद्देश्य के ऊपर, तो वो आपको रिवील करेगी चीज़ें उसमें से। अब यही तो एक विचित्र बात है, अब ये कोई सृजन क्या है एज़ सच, और कहाँ हैं ये सारी स्टेट्स? किसके अंदर है ये? आपने किया, आपके लिए ये निकल के आ जाएँगी। दूसरे ने नहीं किया, आपके साथ ही रह रहा है, उसने ये ध्यान नहीं किया, उसके लिए ये प्रत्यक्ष नहीं होंगी। अब ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। उस वस्तु के साथ आध्यात्मिक ऐक्य, उसके साथ ऐक्य आपने स्थापित कर लिया। पहली बात तो हमको इसका सेंस नहीं है। भावनात्मक रूप पे में हम कुछ ऐक्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उसने भोजन किया, मेरे को ही इससे पुष्टि मिलती है। माँ का एक सर्टेन समय तक तो फिजिकल उसके साथ तादात्म्य रहता है बच्चे के साथ। वो जो महसूस करता है, माँ महसूस करती है। भावनात्मक रूप में ऐक्य हो सकता है, पर ऐक्य यदि हम ये कहें, पेड़ से आपका तादात्म्य हो गया, तो पेड़ भी अपने बारे में क्या जानता है? पशु के साथ आपका तादात्म्य हो गया, आप वो ही महसूस कर रहे हो, दर्द महसूस कर रहे हो जैसे वो महसूस कर रहा है, तो भी वो अपना क्या जानता है? व्यक्ति के साथ आपने तादात्म्य स्थापित कर लिया, उसके विचार आपके विचार हो गए, उसकी मतलब जो भी वो महसूस कर रहा है, उसका आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो भी वो व्यक्ति वास्तव में अपने आप को कोई भी क्या जानता है?
तो आध्यात्मिक ऐक्य, वो थ्रू एंड थ्रू उसका वास्तव में जानता है कि ये क्या है। ये अलग, बिल्कुल अलग आयाम है। द्वारा अध्ययन करता है जिससे कि जो सत्य वह अभिव्यक्त करता है, वह प्रकटीकरण की क्रिया द्वारा, जैसे ध्यान हम एकाग्र करते हैं किसी लाइन के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट पे, कोई तत्व के ऊपर, और लगातार उसके ऊपर अपना चिंतन करते रहते हैं, तो उसका सत्य हमारे हृदय के अंदर किस तरीके से उदय होके आता है, प्रकट कर देता है। माँ की वाणी, उनकी कोई प्रार्थना, श्री अरबिंदो की कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट, कोई हमने पढ़ा, शुरू में नहीं समझ में आ रहा, बार-बार, बार-बार, एक बार लगता हाँ, समझ में भी आ गया, जीवन उसके ऊपर डालते हैं अपना, अपने आप को उसमें पदार्पण करते हैं। अब उसके जो अर्थ निकल के आते हैं, वो तो बिल्कुल अलग। आप कहें कि ये तो अर्थ किसी को कम्युनिकेट ही नहीं किए जा सकते, ये चीज़ तो बताई नहीं जा सकती। ऐसे प्रकटीकरण ये किस माध्यम से, किस आधार पे? आप कह रहे हैं मैं तो मालाएँ जप रहा था, ये सारे प्रयास किस चीज़ के हैं? कि कैसे आप अपने आप को एकाग्र करें किसी ऐसे तत्व के ऊपर। इसके लिए क्योंकि हमको कोई एक पकड़ की ज़रूरत है, एक कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए माला, कोई नाम, कोई ऐसी चीज़। इनका डीपर और ओकल्ट सत्य है, और ये आपके सामने डीपर रियलिटीज़, ट्रुथ्स, उनके प्रकटीकरण, उनको ले आता है। ये कला के अंदर है, या भारतीय कला में यही है। इसे वह सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने के लिए अपनी बुद्धि या मात्र यांत्रिक साधन काम में लेने की अपेक्षा, अब हम जितना भी जगत के साक्षात्कार या उसके संपर्क में आ रहे हैं, अपनी बुद्धि, बुद्धि क्या, अभी तो बुद्धि का नहीं, शरीर और प्राण, प्राण भी उच्चतर नहीं, निम्नतर, जो भौतिक सुख साधन, सुखोपभोग, सुख और उपभोग, इन्हीं के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। तो अभिव्यक्त करने के लिए अपनी बुद्धि या मात्र यांत्रिक साधन काम में लेने की अपेक्षा, अपनी उत्प्रेरित एवं सुविज्ञ संकल्प शक्ति आपकी। अब यूँ तो आप कहो कि भई संकल्प शक्ति क्या कर सकती है? इनफैक्ट ये ही चीज़ सारी चीज़ को रिवील करती है, संकल्प शक्ति। उत्प्रेरित, इंस्पायर्ड, ये यूँ ही नहीं कि मैं इसमें अपने सामान्य क्षण में हूँ, नहीं। वो कलम या ब्रश का संचालन करने का मौका देकर कैनवस पर उतारता है। हमारे लिए ये जीवन है, ये कैनवस, ये सारा जगत, वो उसका कैनवस है। उत्प्रेरित, जो भाव आपको प्रेरित करता है, उसी के आधार पे सारे जीवन को कौन से रंग भरने हैं, किस तरीके से, कैनवस को किस तरीके से सजाना है, मतलब हमारे भाव हैं, कर्म हैं, और संकल्प शक्ति, सुविज्ञ, इंटेलिजेंट, ये नहीं कि संकल्प शक्ति, जी मैं तो दरवाज़ा तो इस साइड में है, यहाँ से घुसूँगा, अरे सिर फूट जाएगा तेरा। सुविज्ञ, करना कौन-सा काम चाहिए, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इसमें कौन-सी चीज़ें किस तरीके की होनी चाहिए, आपके उद्देश्य के बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए, वो सुविज्ञ हो गई। और किस दिशा के अंदर आपको अपने संकल्प को लगाना चाहिए। एनर्जी तो हमारी जितनी है उतनी है, लिमिटेड है। तो जगत का सारे का विवेचन करने के बाद इसके ऊपर तो आ जाना चाहिए कि इतनी वैरायटी, इतनी चीज़, ये आपको डराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो मन में हो आप बिल्कुल कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से कर ही रहा है देखिए। तो हमको इसमें कोई झिझकने की, हेजिटेट, जो आप करना चाह रहे हैं, आप आपकी एस्पिरेशन, उसके लिए सुविज्ञ संकल्प शक्ति की, मेरे को अपने कर्मों को, अपने जीवन को, भावों को इस तरीके से मेरे को व्यवस्थित करना है। वह शक्ति के साथ तकनीक को उपयोग में लेता है। शक्ति के साथ तकनीक उसकी जो भी है, टेक्नीक, लिखने की ये टेक्नीक है, मूर्तिकला की ये टेक्नीक है, और वो टेक्नीक को पावरफुली काम में लेता है, और माध्य उसको कौन-सी भीतर की चीज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए।
किंतु मुख्यतः उसी पर निर्भर नहीं होता। जिस देह को वह चित्रित करता है, वह ऐसी होती है जो उसके प्रत्येक अंग में स्वयं उस वस्तु को अभिव्यक्त करे, न कि दृश्यमान भौतिक शरीर को, जो कि उस वस्तु को बड़े रूप में छिपा लेता है। दृश्यमान भौतिक शरीर जो है, इसी के हम संपर्क में आते हैं और इसी के ऊपर सारे समय हम लगे रहते हैं। और ये क्या है, दृश्यमान भौतिक शरीर क्या है? वो तो उस वस्तु को बड़े रूप में छिपा लेता है। मैं और आप वास्तव में क्या हैं? अगर खाली दृश्यमान भौतिक शरीर तक अटक जाएँ, तो ये तो कह रहे हैं बड़े रूप से जो एक्चुअल वस्तु है, हम और आप जो वास्तव में हैं, हमारा ये भौतिक ढाँचा, जिसमें आपके ऊँचे से ऊँचे विचार, भावनाएँ, आपका जो फ्रेमवर्क है फिज़िकल, ये सारा का सारा उस वस्तु को छिपा लेता है बहुत बड़े अंश में। और हमारा संपर्क इसी इसी से हो रहा है। इनफैक्ट संपर्क तो एक चीज़ है, हम सारी प्लानिंग, सारी व्यवस्थाएँ, सारा चिंतन कर ही इसके दृष्टिकोण से रहे हैं। ये उल्टी प्रक्रिया हो गई। इसलिए जब तक ये नहीं समझ जाएँ और इसके लिए डिसाइसिवली जो हम हैं वास्तव में, तो इसलिए जिस देह को वह चित्रित करता है, वह ऐसी होती है, जो उसके प्रत्येक अंग में स्वयं उस वस्तु को अभिव्यक्त करे। तो वहाँ वो यदि नटराज को मूर्ति नटराज की बना रहा है या कोई अप्सरा भी बना रहा है, तो वो अप्सरा के लिए अप्सरा नहीं बना रहा। उसके लिए दृश्यमान भौतिक शरीर महत्व नहीं रखता। अब आप सोचिए कि आप उसके माध्यम से किसको देख रहे हैं? वो कला थोड़ी रही फिर। मतलब वो तो सीधे-सीधे ध्यानस्थ चीज़ हो गई, जो आपके लिए उन चीज़ों को, उन कृतियों को, उन सारों को सामने लेके आ रहा है, जो आपकी आँखें अगर वो नहीं जानती कि कैसे रूप हैं पीछे, ये आपके सामने उन चीज़ों को ले आता है। भौतिक रूप तो आप देख ही रहे हो, उसको वो इतनी मेहनत करके सामने क्यों लेके आए? ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। जब वह अंतरात्मिक पहलू पर उतरता है और कल्पनाओं, मनोभावों अथवा क्षणिक अवस्थाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, तो वहाँ भी अपनी यही पद्धति साथ रखता है। मतलब जब भौतिक रूप दिखाता है, तो खाली वो रूप नहीं दिखा रहा। रूप से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूप तो कह रहे हैं कि एक्चुअल उस तत्व को, हम जो हैं, उसको छिपा लेता है। पर जब वो अंतरात्मिक पहलू, कल्पना, भावना, मनोभाव, ये सब भी है, तो इसके अंदर भी खाली वो, भई आप ही कहें भौतिक तत्व तो चलो एक एक ऐसी टेंजिबल सी चीज़ है, टच करने की है। पर अगर आपके भाव, कल्पना ये भी, इनको भी अभिव्यक्त करते हो, तो ये भी बाहरी नहीं, ये भी आंतरिक दिखाता है, आपके मनोभाव। मनोभाव तो हर व्यक्ति को यहीं आके हम मात खा जाते हैं। हम ये मानवीय और ये मनोभाव मान बैठते हैं, जबकि एक्चुअल में राइट तो आपकी अंतरात्मा को है, उसके क्या-क्या मनोभाव हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। आपके डीपर ये जो चीज़ें हैं, क्षणिक अवस्थाएँ, सारे समय ऐसी चीज़ें उसकी आपको इंडिकेशंस आ जाते हैं, इंटिमेशंस आते हैं, पूरे दिन हम देख ही नहीं पाते। और चीज़ों में ही वो इतनी हमको लगाए रखती है यांत्रिक रूप से, कि ये जो कल्पना है, जो भीतर वाली, ये कल्पना तो किस चीज़ के ऊपर है? खाने-पीने के ऊपर, अपने कुशल-क्षेम के ऊपर। इन चीज़ों से परे थोड़ी जा रही है ये कल्पना। थोड़ी बहुत हो तो भई, आप क्योंकि आपका पेट भरा है, तो कल्पना थोड़ी इसका और एक्सटेंशन हो जाएगा। पर कल्पनाएँ देखो, आप एक सैंपल उठा के देखो आपकी कल्पना का। ये जो यहाँ उठाता है और ये जो वहाँ प्रकट करता है, अरे भई खाली वो भौतिक तत्व थोड़ी प्रकट कर रहा है। कला क्या इतनी तुच्छ थोड़ी चीज़ है। वो तो पावरफुल माध्यम, आपकी ये डीपेस्ट जो चीज़ें हैं, पर वो डीपेस्ट के अंदर भी वो ये कह रहे हैं, कि ये भी मानवीय मनोविज्ञान की नहीं, अंतरात्मा के भाव, उनकी चीज़ें। इसलिए करुणा, वो करुणा नहीं, जो श्रिंक करती है, अरे रक्तपात से श्रिंक करती है, ये करुणा नहीं, और डीपर करुणा। तो जब
ट्रिपल सोल फोर्सेस सावित्री जाती है तो उसके अंदर तीनों देवियाँ, पहले तो उनका सच्चा रूप, और जब वो ईगो के माध्यम से अभिव्यक्त करती है तो उनकी वाणी किस तरीके से। तो मैडोना ऑफ कंपैशन, अब वो पहले तो क्या बात कहती है, फिर मैडोना ऑफ माइट दुर्गा, वो एक बात अगर वो अपने वैभव में तो क्या कहती है और दूसरी बात क्या कहती है। तो ये अगर अंतरात्मा उस भाव को प्रकट कर रही है एक, मानव मनोविज्ञान उसको किस तरीके से प्रकट कर रहा है, वो एक। ये वाली चीज़ को भी वो अपनी डिटेल्स के माध्यम से लाता है क्योंकि उसके पास तो जो मीडियम है उसी के माध्यम से लेके आएगा। तो ये ही अगर बुद्ध की जो हमने जो प्रतिमा देखी वो, जो पेंटिंग देखी, उसका विवेचन श्री अरविंद कर रहे हैं। आप वास्तव में यदि उस विवेचन को भी पढ़ के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके जीवन का जो वास्तव में मूल है, क्या है साधना, वो सारी पद्धति आप ये देखेंगे उन रेखाओं के अंदर हैं। अब ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। पूरी पुस्तक वो चीज़ रिवील नहीं कर सकती, जो वो कर सकती है, तो उसके लिए तैयारी की भी किसकी आवश्यकता है देखिए आप। नहीं तो किसको कैसे समझाओ कि आँखों की ये रेखा है तो इसका ये अर्थ है। जब वह उतनी ही भावना को व्यक्त करने से संतुष्ट नहीं होता, जितना कि दृश्यमान देह प्रकट करती है, तो दृश्यमान देह जितना प्रकट करती है, अब हमारे कितना का आ सकता है आँखों में, फिर भी अगर आपने इस तरीके से आँखें इतनी पावरफुल बन सकती हैं, कि साहब आँखें तो दर्पण हैं, चेहरा तो दर्पण है आपका, तो वो सारा प्रभाव किस तरीके से वो बनाता है। तो दृश्यमान देह जितना प्रकट करती है या कर सकती है, भई आप तो ये मान के चलते हो कि अपनी बेस्ट कंडीशन में वो इतना अभिव्यक्त कर सकती है, प्रकट कर सकती है। तो अगर वो उससे संतुष्ट न हो, तो वह ध्यान या आत्मदृष्टि द्वारा संवेग को उसकी पूर्णता में देखता है और देह बाह्य रूप को उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति के अनुकूल ढांचे में बलपूर्वक ढालता है। अब उसको बाह्य रूप से मतलब नहीं है, उस रूप को ठोकता है वो। ठोक-पीट के उस साँचे के अंदर डालता है, जो रेस्पॉन्सिव हो भीतर की भावना के प्रति। अभी क्या है, बाहरी रूप है, वो जितना अभिव्यक्त करता है, वो भीतरी भाव को ठोक-पीट के उस साँचे में ढालता है, जितना कि वो रूप अभिव्यक्त कर सकता है। अब ये बात उल्टी हो गई। अगर रूप उसको आपके भीतरी भाव को नहीं अभिव्यक्त कर पा रहा, तो वो उस रूप को गलाता है और उस साँचे के अंदर उसको आकार देता है, जो साँचा अनुकूल हो उसके भीतरी रूप को बाहर प्रकट करने में। यही बात तो हम चाह रहे हैं, इसकी तो अभीप्सा हम सारे रख रहे हैं। ये बाहरी फ्रेमवर्क को गलाया जाए और उसको मैलिएबल बना के रेस्पॉन्सिव और एक्सप्रेसिव बनाया जाए, हमारे भीतर की जो चीज़ है। ये करने का काम है। कलाकार करे नहीं करे पर अरे हम तो इस कैनवस को तो रंगो और जो चीज़ अभिव्यक्त करनी है, ये हम सारों की ये अभिप्सा है पर इसको डिसाइसिवली इसके लिए काम करना पड़ेगा। बाहरी ढाँचा यदि इसके लिए नमनीय नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, अभिव्यंजक नहीं है, तो जैसे ये कलाकार करता था, बलपूर्वक ढालता था अनुकूल साँचे में, तो हम उसको हमारे जो भी ये ढाँचा है, सोच का, समझ का, बाहरी आदतों का, शरीर का, परिवार का, उसका, सबके अपने-अपने हैं। मेरे अपने हैं, आपके अपने हैं। ये नहीं कि मेरे को कोई अनुकूल मिले हैं और आपको प्रतिकूल मिले हैं। मेरे को बहुत अच्छे मिले हैं, आपको उतने अच्छे नहीं मिले, ये कुछ नहीं। वो जैसे भी हैं, आपके भीतर जो भाव है, उसके अनुरूप इसको फिर बाद में कि आपका बाहरी रूप बिल्कुल बाधा न डाले आपकी भीतर की अभिव्यक्ति को। सीधी बात ये है। वह आत्मा को देखता है और उसका चित्रण करता है या फिर वह हृदय या मन को देखता है और उसका चित्रण करता है। और हृदय कौन-सा? जो मुक्त हो आपके ये मानवीय जो जो भाव हैं इनसे, उनका चित्रण क्या करना पड़ता है? वो तो आपके पश्चिमी कलाकार के लिए छोड़ देता है ये सारी चीज़ें, भैया तू करता रह इनको। इसीलिए अगर मन और हृदय के चित्रण की बात जो कॉमन एक आप ये कहते हो कि 3 इनके काम हैं, पश्चिमी और भारतीय जिसमें बीच वाला है।
पर वो बीच वाला भी तो हृदय और मन ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है, वो भौतिक दृष्टिकोण से देखता है। तो उसका विवेचन करने के अंदर भी उसकी पद्धति अपनी है, इसकी पद्धति अपनी है। वह शरीर को देखता है और यदि ऐसा चाहे तो मात्र उसी को चित्रित भी कर सकता है, परंतु प्रायः वह ऐसा नहीं चाहता। क्यों करेगा वो अपना समय क्यों व्यर्थ करेगा? ये समय यदि आप भई आपका रोज़ 1 घंटा मान लीजिए आपको ये स्वाद आना शुरू हो गया। अब दूसरा कोई कहे कि ये 1 घंटा चलो आज ये वाली क्लास छोड़ के कोई हॉरर मूवी देखते हैं। कहते यार पागल हो गए क्या मतलब? मैं तो बेकार से बेकार समय पे भी ये काम नहीं करूँगा, ये तो मेरा सबसे कीमती टाइम है। ये क्यों करूँगा मैं? तो ऐसा नहीं है कि उसको रूप नहीं बनाना था या शरीर संस्थान जिस तरीके का उन्होंने बनाया यूरोप ने, वैसा ये अरे ये तो मास्टरफुल तरीके से उस आर्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रूप के माध्यम से, जो भौतिक शरीर हमारा भी उसको छिपा लेता है। ये उसको पत्थर से, उस काँसे के अंदर उसमें उकेर रहे हैं। ये तो सुप्रीम चीज़ है। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, जो वास्तव में लाभदायक हो। हाँ, लाभ की आपकी परिभाषा अपनी-अपनी हो सकती है, पर यूँ ही थोड़ी आप उसको व्यय करोगे। तो समय, आपकी आर्ट, आपकी चीज़ें क्यों करेगा वो खाली भौतिक संस्थान को दिखाने के अंदर। उसके पास तो कई कोई चीज़ है, प्रेरणा है, वो अपने आप को उसके अंदर डिसबर्डन करेगा, क्यों अपना समय खराब करेगा? अब है कला के 3 तत्व। ये सेंटेंसेस तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट होने चाहिए और इससे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कि वो कैसे अपने कला के साथ व्यवहार करता है, ये ही व्यवहार हम जो बैठे हैं, जो साधना की अभीप्सा करते हैं या डीपर कोई जीवन की अभीप्सा करते हैं, उनको क्या करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा रेलेवेंट है ये बात। ठीक है विवेक? हाँ भैया। देविका जी। अ, पंकज भाई, जो सूक्ष्म दृष्टि है ये कैसे डेवलप की जाए? नहीं, ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। ये तो किसी के हो, हमारा कंसंट्रेशन तो माँ के ऊपर है। आपको यथायोग्य जो आवश्यक है, वो समय से अगर खुलना है, खुल जाएगा। अगर इंडिपेंडेंटली आपकी इसके ऊपर कोई वो है कंसंट्रेशन, तो उसके खतरे हैं। वो खतरनाक चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ इसके लिए आपको प्रेरित कर रही है, यदि वो अंतरात्मा है, तो वो सहज उसको सामने ले आएगी। अगर वो नहीं है, उसका आधार अहंकार है, आपकी महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें सूक्ष्म दृष्टि है, उसकी सीमित पहुँच है। वो एक सीमा तक और हम जितने भी ये देख रहे हैं आजकल, कोई पर्चा लिख रहा है, कोई क्या है, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी सिद्धियाँ हैं। किसी में और थोड़ी बेटर है, पर उसकी उसकी पहुँच या उसका उसका जो स्कोप है, उसका कार्यक्षेत्र है, वो एक सिंसियर साधक है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दिलीप कुमार रॉय, उनकी शिष्या, उसमें ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मतलब जब उनसे मिले मोती रानी और उनको लेके आए मोती रानी की तबीयत ठीक नहीं थी। कृष्ण प्रेम उनको लेके आए थे, इनसे मिले थे, लेटर ऐज के अंदर। उनको जब विदा किया इन्होंने, तो दिलीप कुमार रॉय को कहते हैं, "दादा आपने लास्ट बार देखा है इनको।" वो तो स्टन्ड एकदम, "अरे! तूने पहले क्यों नहीं बताया?" कहा, "ये लास्ट बार देखा है।" कुछ दिन बाद के अंदर उसकी खबर आ गई। उसको चीज़ें देख के अब कोई कोई दूर बैठे हो आप, कहा, "दादा ये बल्ब देखो बंद है, मैं जला देती हूँ।" हाँ, जला दिया। तो अब इनकी तो जिस तरीके का डाउटिंग माइंड था लास्ट तक भी, पर एक्चुअल में जो व्यक्ति इनको देख सकता है, वो ये देख सकता है इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। माँ के हाथ में एक चिट्ठी थी, पौंडीचेरी के अंदर इंदिरा देवी थी, माँ के हाथ में चिट्ठी थी, वो चिट्ठी उन्होंने पहले ही कंटेंट बता दिया, माँ इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ये फैकल्टीज़ हो सकती हैं। ये वैसी ही उससे ज़्यादा मेस्मराइजिंग फैकल्टीज़ नहीं है कि आप अपने विचार को प्रकट करना जानते हो, आप लिखना जानते हो।
या अच्छा लिखना जानते हो। उससे ज़्यादा नहीं, पर हाँ, यदि आप माँ के लिए ऑफर्ड हो, तो ये आप जीवन में और पावरफुल काम कर सकते हो, अगर आप ऑफर्ड हो। तो इसलिए हमारा जो केंद्रीकरण है, वो तो चैत्य के ऊपर, और चैत्य का है माँ के ऊपर, तो सीधे-सीधे हमारा केंद्रीकरण माँ के ऊपर है। अपने आप के अंदर तो अगर थोड़ा-सा भी व्यक्ति को इनमें आसक्ति हो, तो अभी तो क्षमता नहीं है, क्षमता हो जाएगी, तभी आप कैसे इसको रोक पाओगे? कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा। बहुत बड़ी प्योरिटी, बहुत बड़ी सिंसेरिटी, इन चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए माँ कह रही है, नेवर पुल, कभी खींचो मत अपनी तरफ। आराम से अपने आप को बस मनोभाव अपना ओपनिंग का रखो माँ के प्रति, कि आप बस उनके प्रति खुले हैं। पर आप ये पाएँगे कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, यूँ तो। आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई इतनी माला जप ली, सवा लाख, 2 लाख, जो भी है, मुश्किल हो सकती है, पर अगर आप वो कर लो तो आपको ये भान है, इतना कर लिया, ये तो मिलेगा ही अब। यहाँ ये कोई मिलने का भान नहीं, अंतरात्मा को ये होता है कि मेरे को जो मिला है उसके लिए मैं कितनी कृतज्ञता व्यक्त करूँ, ये भाव अलग है, और ये ही सच्ची चीज़ है। सूक्ष्म दृष्टि कैसे करें? ऑलरेडी हम जिन चीज़ों में प्रवेश कर रहे हैं, मानसिक रूप से अब सबका अपना-अपना हमारा फ्रेमवर्क है। हो सकता है किसी में ये थोड़ी-सी खुली हो सकता है किसी में नहीं हो। प्रैक्टिस करके तो अगर कोई गुरु आपके पास है, वो आपको सेफली इसमें करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में एक स्थिति दूसरी है। पर क्यों करना चाहेगा? जैसे ये कलाकार भी है, वो भौतिक देह को क्यों चित्रित करना चाहेगा जब उसके पास और ऊँचे और डीपर आयाम हैं तो? वैसे ही हमारे पास सीधे माँ के पास पहुँचने की है, इनमें क्यों दिमाग लगाएँगे? ये बात है। क्यों देविका जी? हाँ जी। मतलब मेरा ये था कि जैसे इतना पढ़ा के बारे में आर्ट एंड जो उनके थॉट्स हैं, तो फिर आज मैं जैसे मेरे सामने पेंटिंग थी तो मैं उसको देख रही थी, तो मुझे उससे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ कुछ डीपर है या कुछ है। उसके बाद फिर मैंने वैसे रिकॉर्ड ऑफ योगा की सामने कुछ पेज आया तो उसके अंदर सामने था प्राथम्य, जिसका मतलब है कि फुल प्रकाश ऑफ सेंसेस एंड मनस, कि अगर मनस और प्रकाश सेंसेस अगर हमारे ये प्रकाश में हो जाए तो फिर हम शायद उस दृष्टि से देख सकते हैं, बट ये हो कैसे, ये भी नहीं समझ में आ रहा था, तो उसी तरफ प्राणायाम ध्यान। आपको कुछ हेल्प करता है इसमें। प्राणायाम यदि आप करते हो, तो अभी तो क्या है कि भौतिक नाड़ियाँ भी सही काम नहीं कर रही। भौतिक तंत्र, मैं साइकोलॉजिकल तंत्र की बात नहीं कर रहा। आँखें देख के अपनी रिपोर्ट, आपकी रेटिना के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन पड़ा पर आँखें देखती नहीं, आँखें तो अपनी सूचना भिजवाती है। तो एक्चुअल जो आपका सेंस ऑर्गन है वो है मनस, वहाँ सूचनाएँ पहुँचाती हैं। प्राणायाम करते हो तो इसके अंदर सबसे पहले आपकी नाड़ी शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं यहाँ से, वो उसमें इतना डिस्टॉर्शंस कम होता है। अगर आपके कोई जन्म से ही कोई ऐसा है कि साहब मेरे तो एक अंग ही नहीं काम कर रहा, वो एक अलग बात है। वो डिफ़ॉर्मिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो डिफ़ॉर्मिटी जो दूसरी है, वो काफ़ी हद तक परिष्कृत की जा सकती है प्राणायाम से और पद्धतियों से। और यदि आप करते हो तो आपके जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं और उनके जो जो इम्प्रेशंस हैं, आप वस्तुओं को देखते किस तरीके से हो? आप कोई भौतिक चीज़ को अभी तुरंत में जो हम विचार कर रहे हैं और कर रहे हैं, आप ये पाएँगे कि उस रूम में बैठ के भी उस रूम के थोड़ी संपर्क में आ रहे हो। आप और धीरे-धीरे एटलीस्ट कम से कम जितनी देर हम इन लाइनों की और की बात करते हैं, कंटीन्यूअस मैं इसके साथ-साथ इसको बोलता हूँ, आप विजुअलाइज़ करते हो, कहाँ बैठे हो, क्या हो रहा उसका ही भान नहीं रहता। तो आप किसी न किसी चीज़ के संपर्क में आ रहे हैं, पर ये संपर्क मानसिक है, जबकि सूक्ष्म दृष्टि का संपर्क जो है, वो और अलग तरीके का हो सकता है। बड़ी विचित्र बात है ये, इसीलिए आप जिस जगत के संपर्क में आ रहे हो, वो आपका ही जगत है। आपकी चेतना का निर्माण है, ये जगत अपने आप में इंडिपेंडेंटली है या नहीं है, कौन बता सकता है हम में से?
मैं जिस जगत के संपर्क में आ रहा हूँ, मैं आपको कैसे दबाव के साथ कि ये कह सकता हूँ, ये ही वाला जगत है, क्योंकि आप तो दूसरे जगत में रह रहे हो। और इसीलिए इसके विवेचन के कारण हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं कि इस जगत में आप ही और आप इसके नियम बना सकते हो, आप नियामक हो इसके। इसीलिए पुरुष भाव अपनाता है, सबसे पहले साक्षी। आप देखते हो ये बात क्या चल रही है जगत के अंदर। जैसे ही आप साक्षित्व करते हो, तो आप ये कहते हो यार ये तो मेरी अनुमति से चल रहा है। मैं अगर नहीं चाहूँगा तो बाहर की स्थितियाँ ऐसी नहीं होंगी। अनुमता, फिर बाद में भर्ता। मैं सस्टेनर हूँ इसका। मैं खाली इसको सैंक्शन गिवन नहीं हूँ। सस्टेन कर रहा हूँ मैं इसको, पैसा मैं दे रहा हूँ भई। पहले तो ये व्यक्ति मेरे को आके डराता था, मैं इससे भयभीत रहता था। बाद के अंदर ये पता चल गया कि ये मेरे को आके घर पे डराता है, मेरी अनुमति से ही आता है, दूसरी चीज़। तीसरे आपने कह दिया यार मेरी नौकरी कर रहा है ये तो, इसको भोजन तो मैं भेज रहा हूँ, पैसे मैं दे रहा हूँ, तो तुरंत आपका भाव चेंज हो जाएगा, "अरे भैया बात क्या कर रहा है तू? तू मेरे को डरा किस बात पे रहा है? तेरे को तो नौकरी मैंने रख रखा है।" तो ये भौतिक प्रकृति आपको जैसे डराती है, पता नहीं ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है फिर बाद में, गीता इन भावों की बात करती है। ये पोइसेज़ हैं और ये कोई भी एक पुरुष किसी भी एक व्यक्तित्व के अंदर, ये तो कोई सबकी नहीं, हर जने के पास है। तो आप अपने नियम स्वयं निर्माण कर सकते हो, आप अपने जगत का स्वयं निर्माण कर सकते हो। ये एक बिल्कुल डीपर चीज़ है, इसके लिए सूक्ष्म हो, नहीं हो, वो सूक्ष्म होता भी है, पर वो जो आप सोच रहे हो, उस दृष्टिकोण से हो, नहीं हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बड़ी विचित्र दुनिया है ये। आप सोच रहे हो आँखों के माध्यम से कुछ में होती है, कुछ में कानों के माध्यम से, कुछ को सेंस बड़ा प्रबल है। आपके साथ थोड़ी देर मिले, मिलते ही ये जान जाएँगे कि ये माँ के लिए काम की है या काम का है या नहीं है। ये बातें ज़रूर कर रहा है, बड़े अच्छे-अच्छे व्याख्यान कर रहा है, पर ये पैसा खोटा है। ये काम नहीं करेगा, बैंक वाले इसको कह देंगे काम का नहीं है, जाली नोट है ये। ये बातें लाइफ डिवाइन की कर रहा है और की कर रहा है। नोट जाली है, बाज़ार में एक्चुअल में चलेगा नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त सेंस है। चीज़ों को भई मैं तो ये करूँगा, आपको सूक्ष्म हो, नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि का एक सीमित प्रयोग है। पावरफुल हो सकता है, पावरफुल तो आपका एक्सप्रेसिव पावर, वाणी की शक्ति भी हो सकती है। एक्सप्रेसिव तो आपके संगीत है, वो बहुत पावरफुल हो सकता है। इसलिए डिपेंड करता है आपको किस तरीके की व्यवस्था मिली है। तो ये संस्कृति देखती थी पहले कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिला है, उसके तरीके से उसको शिक्षा दी जाए। या फिर वातावरण ऐसा दिया जाए कि आप में जो लेटेंट चीज़ें हैं, वो सहज रूप से निकल के आ जाएँ। अभी तो वातावरण का कोई लेना-देना नहीं, अब तो जानबूझ के मारते हो। अब तो हत्या चल रही है, पूरी की पूरी। ये शिक्षा को इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तो बात ही, हम तो जगत ही किसी और में हैं। जैसे कलाकार एक अलग जगत में हैं, हम भी पता नहीं कहाँ हैं। आप ये देखोगे चल क्या रहा है, ये बिल्कुल घोर घोर पागलपन चल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बात की। खाली वो ऊपरी बात करके कि ये चैत्य की शिक्षा दे रहे हैं हम, कोई कोई टेक्निक सिखा देंगे या कुछ, चलो हमने फूलों के बारे में ये किया, इससे आप सिंसेरिटी सीख जाओ, इससे आप ऐसे कोई सीखी जाती है क्या? ऐसे कुछ होता है? कुछ नहीं। जब मैं माँ का हूँ ही नहीं, तो मेरे काम माँ के कैसे हो जाएँगे? और हृदय जब माँ की ओर आकृष्ट हो गया, मेरी सारे भाव, सारी भंगिमाएँ सब, वो तो अपने आप ही होएँगी ही, बच क्या जाएगा? ये मूल सूत्र है। चाहे कला हो, कला से हमको कम इतना, हम तो जीवन के अंदर चाहते हैं इसको। ये और इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट ये ही हमारे लिए प्रासंगिक है। कला से मेरे को इतना कोई सरोकार नहीं है, न हमारे ग्रुप के अंदर इतना। जीवन से सारों को है हमको। ये जीवन माँ की ओर जाए और वो जाएगा तो कला को और एप्रिशिएट कर सकोगे। करोगे या नहीं करोगे, पर माँ जो चाहेगी वो तो कर सकोगे। उससे ज़्यादा हमको चाहिए भी किस लिए? हमारा तो खाली ये एकमात्र, इसमें मैं तो बिल्कुल भी भ्रमित हूँ नहीं। कला पे मैं इतना या मतलब हर कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहा हूँ, पर उसको लाके वापस जोड़ रहा हूँ इस बात से, क्योंकि हमारे ही तो अंग हैं, हमारे ही हिस्से हैं ये। तो कोई भी ग्रे कॉर्नर्स क्यों रखा जाए? जितना संभव है उतना तो इसमें प्रकाश लाया जाए, बस। आगे चलें। हाँ जी। कला के 3 तत्व।
जीवन को सौंदर्य से विभूषित करना कला एवं काव्य का केवल सबसे बाह्य कार्य है। सबसे बाह्य कार्य है ये एस्थेटिक्स, पर ये कार्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बाह्य बोलने से ये कोई कमज़ोर नहीं हो गया, इसका राष्ट्रीय महत्व है। आप वल्गर एक्ट्स, वल्गर भाव उनमें नहीं जा सकोगे। यदि आप ये देखते हो यार सुंदर बात नहीं है, जो भी व्यक्ति ये कहेगा सुंदर, सही, जैसे ही आपके ये शब्द दिमाग में सही बात क्या है इसमें? तुरंत ही एक लगाम लग जाएगी आपकी निम्नतर प्रकृति के ऊपर। मैं तो जो सही है वो करूँगा। तो कितनी बड़ी लगाम लग गई? वैसे ही आप अगर ये कंसिडर करते हो कि यार सुंदर बात नहीं है, तो सोचिए आपके एक्ट्स के अंदर चाहे वो बाहरी सुंदरता की ही बात हो, तो भी आपके जीवन में वल्गैरिटी नहीं, एक बड़ी सीमा तक लगाम लग जाएगी। ये वाली चीज़ हम देखते ही नहीं। ये तो कौन-सी चीज़ है, हमारा जो हार्ट है वो थोड़ा बहुत ब्रेक लगा रहा है सारी चीज़ों के ऊपर। नहीं तो डॉक्टर किस स्तर के ऊपर जा सकता है, कोई भी व्यक्ति किस स्तर के ऊपर जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्री अरविंद इसको इतना महत्व देते हैं, सौंदर्य को, एस्थेटिक्स को। पर इसके ये तो खाली बाहरी से बाह्यतम कार्य है। जीवन को और अधिक घनिष्ठ रूप से सुंदर, श्रेष्ठ, महान एवं अर्थगर्भित बनाना उसका उच्चतर कर्तव्य है। घनिष्ठ रूप से सुंदर। अभी जीवन के ऊपर दृष्टिपात करो। जिस भी व्यक्ति ने अपनी किसी भी प्रार्थना में ये कहा है, माँ मैं तेरा हूँ। अब उस प्रार्थना के आधार, उस मनोभाव के आधार के ऊपर आप और मैं अपना जीवन उसके सामने रखें, वो तुरंत ही दिखा देगा कि उसमें सुंदरता है या नहीं है। वो ये कहेगा तूने प्रण तो ये किया था, तूने माँ से प्रॉमिस तो ये किया था, संकल्प ये किया था कि माँ जीवन मेरा तेरे लिए है। मेरे और कोई भाव, मेरे और कोई चीज़ मेरे नहीं है। तो ये आपका जो संकल्प है, ये प्रण है, आपका जो ये वादा है, ये किस चीज़ की माँग करता है? उसके दृष्टिकोण के सामने रख दो ये। जीवन को और अधिक घनिष्ठ रूप से सुंदर, सामंजस्य में आ जाएगा। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये तीनों एक ही हैं। ये अलग नहीं कि सत्य है पर सुंदर नहीं है, नहीं हो सकता। सुंदर है पर सत्य नहीं है, नहीं हो सकता। फंडामेंटली सत्य है तो ही सुंदर है, तो ही शिव है और शुभ है। तो आप जो आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन है, उसके आधार के ऊपर इसको उतार के देख लो। सुंदरता भी तो यही है, और सुंदरता क्या है? अर्जुन जो काम कर रहा था बाहरी दृष्टिकोण से क्या था? पर आंतरिक दृष्टिकोण से वो सुंदर काम कर रहा था। भगवान जो है पूतना का वध करके, यूँ तो अगर एक्ट के रूप में देखा जाए तो क्या सुंदर एक्ट है साहब, आप कह दोगे क्या है ये? फिर भी आप कह रहे हैं ये तो उद्धार कर दिया। तो जीवन को और अधिक घनिष्ठ रूप से सुंदर, श्रेष्ठ, महान एवं अर्थगर्भित। अभी क्या मीनिंग है जीवन में जो जी रहे हैं हम? क्या अर्थ निकल के आ रहा है उसमें से? गर्भित, कि साहब इसमें अर्थ से भरा परिपूर्ण है ये। ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि जीवन बड़ा अर्थ से गर्भित है, उसमें बड़ा मीनिंगफुल ये है। मीनिंग तो माँ जितने क्षणों को आपको विभूषित करती है, उसमें तो कोई अर्थ है, उसके अलावा तो कोई अर्थ है नहीं। तो महान एवं अर्थगर्भित बनाना उसका उच्चतर कर्तव्य है, किंतु उसकी उच्चतम परिणति तब होती है जब कवि दृष्टा बन जाता है और मनुष्य के सामने उसकी शाश्वत सत्ता तथा इसकी अभिव्यक्ति के देव रूपों को प्रकट करता है। ये तो पहली वाली ही हमारे लिए अभी तो एक ऐसा लगता है कि सुदूर है, और फिर जीवन और कुछ नहीं, एक दर्पण बन जाए या उनकी ही मूर्ति बन जाए। आप कहो तो मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से माँ बोले, आप चलो तो वो चले, आप कुछ भी करो तो वो करें आपके माध्यम से। अब आपको इस चीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं कि मैं जगत में शांति फैला दूँ, माँ का कार्य कर दूँ। अरे आप तो ट्रांसमीटर हो, एकदम वैसे के वैसे ही ट्रांसमिट कर रहे हो माँ की चीज़ को, क्योंकि माँ ने आप पे पूर्ण अधिकार कर लिया है। अब वो स्वयं जो करेंगी, वो ही करेंगी, आप क्या क उनका कार्य क्या तो फैला दोगे, क्या नहीं कर दोगे।
भाई किसी के भी आपके मेरे अगर ये मन में वहम हो, चलो हम ये माँ का ये कार्य करते हैं, तो हमारी खुद की क्या क्षमता है यूँ तो? इसमें तो यही है हम उनके प्रति अपने आप को खुला रखें, वो जितना जिस रूप में अधिकार कर पाएँ, वो अपने आप करवा लेंगी। कला के हेतु के लिए कला, व्यंजक रूप की पूर्णता। अच्छा इसमें अब ये जो पॉइंट आ रहा है कि एक आर्ट फॉर आर्ट्स सेक लिख रहे हो क्योंकि आपको लिखने में आनंद आ रहा है। उसमें आप कोई उससे ये नहीं कि मेरे को इससे कोई मेरे को कोई मोटिव्स है मेरे इसके पीछे। हाई या लोअर की बात नहीं, मेरे को रस आता है साहब लिखने के अंदर। किसी को अपने विचार हैं वो व्यक्त करने में आनंद आता है। वो किसी के लिए नहीं लिखता, वो अपने लिए लिख रहा है। कला के लिए कला, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, आर्ट के हेतु के लिए, कला के हेतु के लिए कला। कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? भई मैं शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहा हूँ? शिक्षा के लिए कर रहा हूँ। ये बात तो आज समझ ही नहीं सकते। डिग्री मिलेगी इससे, उससे क्या होगा? भई सीधे-सीधे आपके सफलता के मानकों को प्रदान करने की एक चीज़ हो रही है ये और ये चेंज होती रहती है। डिपेंड करता है आप कितने भीतर हो। आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप कहें मैं अपने सबसे कीमती समय इसमें दूँगा, कभी नहीं दूँगा। सोचिए आपका सबसे कीमती समय आप वहाँ बूचड़खाने के अंदर डालते हो। कोई बात थोड़ी है ये, तो कोई प्रश्न नहीं है। जो लोग इसके विषय में प्रश्न उठा रहे हैं, उनको भी अगर ध्यान से सुनो, वो मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनके पास भी कुछ है थोड़ी। वो कह रहे हैं इसकी बजाय ये दूसरी व्यवस्था ले आओ। तो उससे वो वैसी चीज़ निकल के आती है जैसे हमारी ये एंटी करप्शन मूवमेंट से निकल के आई। आप जो विकल्पों की बात करते हो, जब तक डीपर उसका नहीं हो आधार, उसके परिणाम ये अवश्यंभावी यही परिणाम है, चाहे वो कितने भी आपको समाज सुधार के ये के वो के, इसके परिणाम जो आपके जो ये एंटी करप्शन मूवमेंट कहाँ लेके आपको आया, उसके परिणाम करप्शन की बात कर रहे थे, इनसे ज़्यादा संलिप्त कोई दिखता नहीं करप्शन के अंदर। और उसकी दलील ये दे रहे, तुम भी तो ये कर रहे हो। अरे ये कोई दलील है क्या ये बताओ? हम भी यही दलील देते हैं, उनकी नहीं, हम भी यही देते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है, तो तू भी तो ये कर रहा है, तो इससे वो जस्टिफाइड हो गई क्या वो चीज़? कला के हेतु के लिए कला। किंतु आखिर इस प्रचारोक्ति मतलब ये स्लोगन, प्रचार की उक्ति, प्रचार की बातें हैं ये। पूरे विश्व में माँ का कार्य करेंगे, खूब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये कला के हेतु के लिए कला, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक ये प्रचारोक्ति का अर्थ क्या है? और इसके पीछे असली मुद्दा क्या है? क्या इसका अर्थ है, जैसा कि मेरा मानना है कि यह नारा पहले-पहले जब प्रयोग में लाया गया कि तकनीक, कलाकारी ही सभी कुछ है। तो इसका मत यह होगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या लिखते, क्या चित्र बनाते, कैसी मूर्ति बनाते हो या फिर किस प्रकार के या किस विषय में संगीत की रचना करते हो। जब तक कि वे लेखन सुंदर, चित्रकारी कुशल, मूर्ति बढ़िया और संगीत उत्तम हो। मैं तो संगीत के लिए संगीत कर रहा हूँ। अब वो संगीत के अंदर कृष्ण जी की बात आ रही है, तो भी ऐसी बात है, पंचवर्षीय योजना है, तो भी आप कहते हैं, "यार, क्या बात कर रहे हो आप?" अगर कला के हेतु के लिए ही कला कर रहे हो, देखो चित्रकारी बड़ी सुंदर करी, किस चीज़ की? क्या दिखा रहे हो आप? इसमें दिखा क्या रहे हो? सो रहा है एक आदमी। तो ये तो कोई विषय वस्तु ही नहीं हुई। ये क्या विषय वस्तु है? मूर्ति बड़ी अच्छी है। क्या दिखा रहे हो उसके अंदर? कोई मंडेन सी चीज़, बनाई एकदम परफेक्ट है। अरे पर हुआ क्या पर इससे? लेखन, एक्सप्रेसिव पावर इसकी ऐसी है कि जो विचार आपके मन में है उसको हूबहू लाके वहाँ खड़ा कर देते हो। ये तो बुरी बात और है। आपकी फ़िल्मों में आजकल किस तरीके की बातें, किस तरीके की चीज़ें, जो घृणित से घृणित चीज़ है उसको भी लाके इतने पावरफुली कर देते हैं आपके आपके जीवन का उद्देश्य जो जो कुछ थोड़ा बहुत था, उसको भी आप कहते हैं नहीं, नहीं अब ठीक है, लेजिटिमेट है, अब तो कर सकते हैं ये। किसी अर्थ में निसंदेह ऐसा बहुत कुछ सही भी है। इस अर्थ में कि किसी निश्चित कला के दायरे के भीतर जो कुछ भी बखूबी प्रकट, निरूपित अथवा विवेचित किया जाता है, वह ठीक इसी कारण से कलाकार के परिश्रम के लिए उचित पदार्थ होता है।
परंतु यह मुक्त स्वीकृति मात्र सभी पदार्थों तक ही सीमित नहीं की जा सकती। शेक्सपियर जो है उसकी कवित्व शक्ति टॉपमोस्ट है, पर सब्जेक्ट क्या है उसका? विषय वस्तु क्या है? उसमें तो वेदव्यास की और शेक्सपियर की कोई तुलना ही नहीं है। क्या तुलना है उसके अंदर? कवित्व शक्ति के अंदर हो सकता है साहब आप मीरा को उस रैंक के अंदर नहीं बिठाओ, आप न मानो कि साहब ये तो दूसरी रैंक में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है। पर जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, तो सारा साहित्य इकट्ठा कर लो, इनका एक भजन, ये कोई बराबरी है क्या इसकी? भले वे कितने भी सामान्य या भद्दे माने जाने वाले क्यों ना हों, जैसे सेब। अब किसी ने सेब एकदम हूबहू, जैसे मैंने बताया कि अंगूर ऐसे बना लिए कि पक्षी भी धोखा खा गए। वो आए, उसके कह रहे चलो भई अंगूर खा के आएँगे। सेव बना दिया, रसोई के पात्र है, गर्दब गधा बना दिया। अब हूबहू तो बना दिया यार, तेरे अंदर अगर ये है तो फिर बाद में कोई अच्छी चीज़ बनाता अब। साहब गधा भी तो ब्रह्म का ही रूप है, तो ठीक है भई अब और तो क्या कहा जाए? गाजरों की थाली, कटी हुई गाजर है वो। ये कला के क्षेत्र में किसी नैतिक प्रसंग या मत, किसी दार्शनिक निष्कर्ष या कोई सामाजिक परीक्षण को भी स्वीकार कर सकती है। ये तो भौतिक चीज़ हो गई, कोई सामान्य। अब कोई नैतिक प्रसंग या मत, वो भी अपनी कला के अंदर लाके कोई सभा है उसको दिखा देगी। डिपेंड करता है आपकी भई व्यक्ति कहाँ किस स्तर पे है, वैसा ही जीवन में अभिव्यक्त करेगा, वही कला में अभिव्यक्त करेगा, विचारों में वो ही व्यक्त करेगा। यहाँ तक कि पंचवर्षीय योजना या फिर जिला परिषद की कार्यवाही। जिला परिषद के अंदर बैठे हैं, कार्यवाही चल रही है, किसको इंटरेस्ट है उसके अंदर ये बताइए? या फिर किसी जल निकासी योजना की सफलता, आप सीवर कोई लाइन आपकी है वो साफ बड़ी, कोई बिजली की फैक्ट्री आदि को भी कला के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में कलाकार की रचना को उसकी कारीगरी की सफलता के आधार पर परखना चाहिए, न कि उसकी विषय वस्तु के आधार पर। इनका ये कहना है, मतलब अपन ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कि कलाकार की रचना को वो तकनीक उसकी कितनी बढ़िया है, उम्दा है, उस पे परखना चाहिए, न कि उसकी विषय वस्तु के ऊपर। आपने भागवत लिखी या क्या लिखा? उसमें भगवान कृष्ण की क्या उसमें महिमा का वर्णन किया? इससे नहीं, आपने शब्द कौन से काम में लिए, इससे आपकी रचना की जो है, उसका आकलन, उसका विवेचन ये करना चाहिए। आप कहते हैं कि यार कितनी दरिद्रता की बात है ये। पर यही बात यदि आप कहो कला के सुरुचि के लिए कला, उसका अल्टीमेट अर्थ यही निकलता है। तो ये तो है पहली चीज़। दूसरी, सौंदर्य के हेतु के लिए कला, ब्यूटी, एस्थेटिक्स। उपर्युक्त विवरण किसी एक बिंदु तक ही सही है। कौन-सा? कला के हेतु के लिए कला। मैं तो आर्ट फॉर आर्ट्स सेक कर रहा हूँ। यहाँ आर्ट फॉर ब्यूटीज़ सेक। और ब्यूटी अब आप किसको कहते हो? ये कोई ब्यूटीफुल है क्या? तो कला उसका विवेचन और चित्रण और उसका अभिव्यक्ति कर रही है जो ब्यूटी के मायने हैं। जरासंध को 2 भागों के अंदर फाड़ के अगर वो फेंक रहा है, तो उसके अंदर भी वो कह रहे हैं रस है, ये विभत्स रस हो जाए, इसमें अपनी एक ब्यूटी है। आप ये कहते हैं ये क्या ब्यूटी हुई? जिसके अंदर दुर्गा जो है, उसके खून पी रही है, शुंभ-निशुंभ विदारिणी। आप कितने उसमें कोई आपके ये भाव नहीं आता, ओहो! कितना भद्दी है, ये बात कभी नहीं, कुछ नहीं। आप तो उसमें आनंदित होते हो और ये प्रार्थना और करते हो कि मेरे भीतर के ये शुंभ-निशुंभ है, इनकी विदारिणी कब होगी माँ? कहीं कोई आपका भाव ढीला नहीं पड़ता इसके अंदर। तो सौंदर्य एस्थेटिक्स किसको कहते हो आप? डिपेंड करता है, अगर आप करेजियस नहीं हो तो आप डर जाओगे चीज़ों से। सौंदर्य तो इस सौंदर्य के हेतु के लिए, ब्यूटी किसको कहें? उसको एक्सप्रेस करने के लिए कला, वो क्या करेगी? ये देखो, क्योंकि तकनीक अभिव्यक्ति का एक साधन है। अभी हमारा वर्तमान जीवन सारा प्रयास हम क्या कर रहे हैं? पेट भरने के लिए पेट भर रहे हैं या परिवार के लिए उसमें संलग्न हैं या हमारे जिन भी अरे भई वो एट द मोस्ट टेक्नीक हो सकती है।
अगर हम कला से फिर जीवन को कंपेयर करें, जोड़ें, उसमें तो ब्यूटी माँ के प्रति आपका क्या है? अरे अच्छी बात करो ना उसमें, सौंदर्य के हेतु के लिए। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है, जीवन का संचालन है, उसका हेतु ये। तो ये आ गई क्योंकि तकनीक अभिव्यक्ति का एक साधन है। व्यक्ति महज़ सुंदर शब्दों का प्रयोग करने के लिए नहीं लिखता। क्या मतलब हुआ उस बात का? अच्छा लगेगा इसलिए चलो अपन एक सत्र ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। हम भी एक माताजी का पुस्तक पढ़ते हैं, तो फिर उससे क्या हो गया? कि सुंदर शब्दों के लिए या सुंदर किसी एक्टिविटी के लिए आपका केंद्र कौन-कौन सी एक्टिविटी करता है? अरे यार, एक्टिविटी के लिए थोड़ी होता है केंद्र। केंद्र तो जीवन जीने के लिए है। एक्टिविटियाँ तो ये हैं और हज़ार हो सकती हैं, लाख हो सकती हैं। आग्रह यदि एक्टिविटी के ऊपर है तो आत्मा चली जाएगी। आत्मा अगर है, उसके ऊपर आग्रह, उसके अनुकूल एक्टिविटीज़ अपने आप आ जाएँगी। या फिर केवल रेखा एवं रंग के हेतु के लिए चित्रकारी नहीं करता। इन सब माध्यमों के द्वारा ऐसा कुछ है जो व्यक्ति अभिव्यक्त करने या खोजने का प्रयास कर रहा होता है। वह कुछ क्या है? कौन-सा तत्व है जो आप उसमें लाना चाहते हो? ध्यान आपका उसके ऊपर एकाग्र है, उस तत्व के ऊपर। अब उसके अनुसार आप देखते हो शेप कौन-सी ठीक रहेगी। अब ये भी तो कितनी विचित्र बात है, हम में से कोई कलाकार हो या कोई ऐसी चीज़ में प्रवेश जिसका हो, वो ये जाने कि इस चीज़ को अभिव्यक्त करें। अब वो कोई शब्द नहीं है, कोई कोई रूप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो आती किस तरीके से है? ये भी तो एक बड़ी विचित्र बात है। मेरे को माँ के कार्य के लिए अपने जीवन को झोंकना है। मान लीजिए कि कोई चीज़ आ गई, पर अब ये रूप क्या होगा? इसमें आप डिस्पेंसरी खोलोगे, इसमें शिक्षा केंद्र खोलोगे, इसमें क्या करोगे? ये तो ठीक है, मेरा जीवन माँ के निहित है। एक संकल्प भीतर से आया, अब ये कोई विचार के रूप में नहीं आता। विचार के अंदर अपना को आपको रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे एक लैंप शेड है, भीतर बल्ब है, अब उसकी वो तो दिखता नहीं, प्रकाश है वो तो। और उसकी अलग-अलग जो जो रंग रूप हैं, लैंप शेड लगाते ही आप कह दोगे हाँ, ये अब नज़र आ रहा है। तो वह कुछ क्या है? पहला उत्तर होगा वह रचना है, वह सौंदर्य की खोज है। कला केवल इसी हेतु के लिए है और उसकी परख केवल सौंदर्य के प्रकटीकरण अथवा उसकी खोज के द्वारा ही की जा सकती है। इसकी परख कैसे हो? कि कितनी सुंदरता आपने उसके अंदर प्रकट करी है। और अब ये सुंदरता भी तो भारतीय सुंदरता एक है और ग्रीक सुंदरता एक है। यहाँ की सुंदरता क्या होगी? अंतरात्मा के आधार पे। अब ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक सीमा तक खोली जा सकती हैं, पर ये प्रश्न अगर आप खड़े रखते हैं, तो श्री अरविंद की और चीज़ों से आप इनको जगह-जगह, जगह-जगह जोड़ सकते हैं। ये सारी डेफिनिशंस जगह-जगह वो दे रहे हैं, फिर उसका क्या अर्थ निकलता है? बहुत गंभीर अर्थ निकलता है। और इसमें बाहरी कोई नहीं, ये सारी चीज़ ये है कि हमारी सत्ता की लेयर्स हैं, हमारे जीने के आयाम हैं, तरीके हैं। हम मेस्मराइज़्ड और हो रहे हैं जो बिल्कुल जैसे राख है सारी चीज़ जल के ये जगत, उस राख को ही सब कुछ मान रहे हैं। चीज़ें तो भीतर हैं। हम सारे टाइम मेस्मराइज़्ड हैं इस राख के प्रति। जो कुछ भी सौंदर्य के रूप में अभिव्यक्त किए जाने योग्य है, वह सब कलाकार की विषय सामग्री होती है। ब्यूटी किस चीज़ में? भाव में। शरीर की सुंदरता वो देख रहा है, बात शरीर की उसकी नहीं। अरे ये ब्यूटी आहा! इसकी चाल में, तो वो उस ब्यूटी को लाने की कोशिश करेगा, ना कि उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस बाहरी आकृति को। वो ब्यूटी किसी फिगर में हो सकती है। वो शेर की चाल है या उसका छलांग लगा के झपटना है अपने शिकार के ऊपर। उसको वो शिकार के एक्ट के ऊपर चीर-फाड़ से मतलब नहीं है। वो उसकी एजिलिटी दिखाना चाह रहा है। उसके चलने की सुंदरता है, वो दिखाना चाह रहा है, उसके पावर को दिखाना चाह रहा है। तो उसके लिए वो भद्दापन नहीं रहा। आप समझो इस बात को। ये विभत्सता फिर बाद में नहीं रहती, जैसी आप इस दृष्टिकोण से प्रवेश करते हो। परंतु संसार में केवल भौतिक सौंदर्य ही नहीं है, इसमें नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सौंदर्य भी है। इसलिए यदि कला के अंदर भीतर प्रवेश करवाया जाए, वल्गैरिटी नहीं रह सकती और हमारी शिक्षा पद्धतियाँ इसकी चर्चा ही नहीं कर रही। आर्ट को एज़ ए हॉबी
या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर डाल रखा है, कोई कंपल्सरी एक्टिविटीज़ में नहीं है। देख लीजिए कोई करिकुलम में थोड़ी है ये। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर है कि जी हम ये भी करवाते हैं, पैसा मिलता है इससे। फिर भी कोई कह सकता है कि कला के हेतु के लिए कला का अर्थ है कि केवल जो सौंदर्य बोधी रूप से सुंदर हो, उसी को व्यक्त करना चाहिए और वह सब जो सुंदरता के सौंदर्य बोध का खंडन करे, उसे त्याग देना चाहिए। जीवन के अपने लिए या वस्तुओं के उनके लिए या फिर शुभ, सत्य अथवा भगवान के उनके अपने लिए कला से को कोई सरोकार नहीं है। सत्य है, शुभ है, सुंदर है, भगवान अपने आप से नहीं यार, इससे नहीं। तो कलाकार आपके संगीतकार क्या कहते हैं? संगीतकार सभी मजहब से ऊपर है, देश की सीमाओं से ऊपर है। उसको कोई वो कृष्ण के भी गाता है, तो अल्लाह के भी गाता है। ये रेटरिक की तरीके की बातें हैं, बकवास बातें हैं ये। ये कहने में सुंदर लगती हैं, दूसरे भी कह दें कि गंगा जमुनी तहज़ीब, ये वाली तहज़ीब, वो तहज़ीब। सुनने के लिए बड़े सुंदर-सुंदर नारे हैं ये। वो कह रहा मेरे को मतलब नहीं है इस बात से कि ये शुभ है, सत्य है, क्या है? ऐज़ लॉन्ग ऐज़ बस ये सुंदर है। अरे ये कैसे हो सकता है? तत्व तेरा सुंदर है नहीं, विवेचन कर रहा है तेरी बुद्धि, जिसमें कोई अच्छी चीज़ प्रवेश नहीं कर रही, माँ के प्रति तेरा हृदय धड़कता नहीं। तो कोई चीज़ अभिव्यक्त कैसे कर सकता है? फंडामेंटली गलत है। फिर भी ख़ैर, एक बिल्कुल वल्गर व्यक्ति है जो निरा पशु है, जो कि लगभग मनुष्य जाति है, उससे एट लीस्ट कह सकते हैं कि ये झपट के खाने वाला निरा पशु नहीं है, बस। ये कुछ उसकी डैम्पनिंग हुई है। बस उतना ही सरोकार है जितने अंश में ये सब सुंदरता के सौंदर्य विषयक बोध को आकृष्ट करते हैं। और ये सौंदर्य के दायरे से पंचवर्षीय योजना, कोई नीति वचन या फिर कोई दार्शनिक प्रकरण को बाहर निकालने का एक ठोस आधार प्रतीत होगा। परंतु यहाँ भी आखिरकार सौंदर्य क्या है? किसको कहें सौंदर्य? यही बात पहले वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ के गए थे, विल्सन और केशव के बीच में बातचीत है। ओरिजिनल में तो बड़ी लंबी है। ये अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर ठीक इसी के ऊपर हमने पहले ही वॉल्यूम में ये चर्चा करी थी। विल्सन और ये 2 जनों के बीच में व्यक्ति नहीं है वो, किरदार श्री अरविंद ने बनाए हैं एक संवाद के लिए। स्वयं उस विषय वस्तु में ये कितना होता है और उसे देखने, अनुभव करने वाली चेतना में कितना व्यक्ति में है या नहीं। आप तो कहते हो ब्यूटी लाइज़ इन द आईज़, जो बिहोल्ड करता है उसको, जो देखता है उसमें है। माँ को कीचड़ सना बच्चा दिखता ही नहीं, वो तो आलिंगन में ले लेती है। ये थोड़ी देखती है मैंने इतनी महँगी साड़ी पहन रखी है या मैंने ये कर रखा है। उसको उसके अंदर जो चीज़ नज़र आती है, उसकी डिफ़ॉर्मिटी नज़र ही नहीं आएगी उसको। तो वैसे ही इस जगत में आप क्या निकालते हो, उस तत्व में अपने आप में क्या है और चेतना जो देखती है उसमें क्या है? क्या ऐसा नहीं है कि कलाकार की दृष्टि सदा ही साधारण, कुरूप, भद्दे अथवा घृणास्पद वस्तु में भी कलात्मक मूल्य के किसी तत्व को पकड़ती रहती है? इसलिए आप कह रहे हो विभत्स रस, इसके अंदर भी आप निकाल सकते हो और सफलतापूर्वक उसे अपने साधनों द्वारा, शब्द के द्वारा, रेखा एवं रंग के द्वारा या मूर्तिकृति, आकृति द्वारा व्यक्त करती है। मतलब आप उसको चित्रकला के अंदर, स्थापत्य के अंदर, मूर्ति कला के अंदर, संगीत में, नृत्य के अंदर, इन सारों के द्वारा इस चीज़ को, ये दूसरा लेवल है और जो एक्चुअल कार्य है वो आगे आ जाएगा आत्मा के हेतु के लिए कला। कला क्या, जीवन हमारा है ही इसके लिए, बस। अब जीवन से जोड़ लो कि आप निम्नतर खाली कला के लिए कला, वो भी नहीं है अभी तो जीवन के लिए जीवन की वास्तव में यार क्या है? अभी तो अभिव्यक्ति है लोअर प्राणिक सबकॉन्शियस से आते भय, घृणा, कामनाएँ, उनकी अभिव्यक्ति है, कला के लिए भी कला नहीं है। हमारा जीवन कैनवस पे जो रंग भरता है, वो रंग प्रदान करते हैं हमारे भय, हमारी जो जो पीछे से रेशियल इंप्रेशंस हैं वो। तो इसीलिए कला का क्षेत्र जो है, राष्ट्रीय स्तर के अंदर बहुत महत्व का है। ये आत्मा वाला हम फिर कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक देविका जी, विवेक। हाँ भैया। दीपक जी। जी ठीक है।
आप इसको अपने समय से दोबारा देखना जी। और इसको और गंभीरता से। शब्या जी, कोई बात है? अभी नहीं है भैया, आप ठीक है। देखने का नजरिया ही बदल रहे हैं हम लोग का। अगर आप खाली ऐसा कला ही तो पढ़ते, हम लोग तो बाहर ही अटके रहते थे। अगर आप खाली कला ही, अगर श्री अरविंद का पढ़ के भी खाली इसको कला के रूप में ही लेते और ये कला को जीवन नहीं मानते, तो इसका जो अर्थ निकल के आता हमारे लिए उसका बड़ा सीमित अर्थ और उसकी उपयोगिता भी। क्योंकि आप और मैं तो यही कहते हैं यार, हम तो कोई प्रोफेशनली नहीं तो कलाकार, हम तो दूसरे कामों में लग रहे हैं। तो ये चैप्टर्स तो फिर बाद में हमारे कितना मतलब के होते, बहुत कम प्रासंगिकता होती, खाली एक श्रद्धा कि भाई श्री अरविंद ने ये लिखा है और हमारी संस्कृति में ये भव्यता थी। मानसिक रूप से ये समझ जाते भी पश्चिम की ये कला भारत की, करते क्या उसका। इस तरीके से विवेचन करके हम तो कला तो हमारे लिए एक जीवन की कला बन गई है, साधना बन गई डायरेक्टली। क्यों शब्या जी? आज के बात में भैया एक लाइन हमको बहुत अच्छा लगा, और हम अपने पर तभी से कि हमारा बाहरी रूप हमारा आंतरिक कितने चीज को छिपा के रखता है। हाँ। हमारा कैसा अंदर कैसा विचार उठता है, हम क्या प्रकट करना चाहते हैं। हम तो अपने अंदर इतना छिपा के रखे हैं कि मेरा बाहरी रूप तो छद्म रूप ही है, नहीं, और इसमें वही हम सब में देखते हैं। नहीं शब्या जी, इसमें श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हमारे जो सामान्य विचार भाव, ये भी लबादाई है। वास्तव में लबादा है भैया, वास्तव में लबादा है। जो तो अंतरात्मा के लबादा भाव और को वो है हम ना, समझ हमारे जो ही नहीं जान, उसी को लबादा ही को तो के पीछे जब हम किसी को भी देख के उसके बाह्य स्वरूप को देखते हैं, अंदर में वो क्या है नहीं देखते हैं, और उसी के अनुसार हमारा बाह्य रूप ही प्रतिक्रिया करता रहता है। और प्राण हमारा उसमें मन प्राण शरीर तीनों सहयोग करता है। कि हमारा प्रत्येक प्रतिक्रिया के पीछे तो यही तीनों का खेल हो रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है ये। और ये अब आपको साफ साफ दिखने लग गया इसमें क्या क्या अंतर है। देखो अब इससे ये फर्क आता है, एक्चुअल चीज क्या है उसमें तो खैर प्रवेश में समय लगेगा, पर कम से कम ये विचार आने से ही कितना आपको रिलीफ मिलता है, आराम आता है। अच्छा, कल जो है सुबह की तो नहीं हो पाएगी, सैटरडे को 2 सेशन है जयपुर के अंदर, 9 से 11, 3 से 5। संडे को 1 है, संडे को सुबह का है। आप जो जुड़ना 9 चाहें 9 से 11, 9 से 9 11, से 10 तक कर सकते हैं, 11 शाम को 3 से 5। संडे शाम का नहीं है कॉन्ट्रैक्ट? संडे को मेरे को सूचना है कि भी संडे को नहीं है। अगर मैं जल्दी निकल जाता हूँ तब तो संडे को अपना जो एक क्लास बच जाएगी। ये अपना जो जो सुबह संडे को मैं ले पाऊंगा या अपनी ये सुबह हो पाएगी, ये भी मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो अपन ठीक है जो आर्य भैया। शिक्षा पद्धति कर रहे हैं वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो, क्योंकि एक भी दिन मैं उसको जाया नहीं करना चाह रहा। ये मैं आपको सूचित कर दूंगा। यहाँ विराम लेते हैं और कल सुबह 6 बजे वाली नहीं होगी क्योंकि मैं तो उस समय मार्ग में हूँगा। ठीक है भैया। कल 9 से 11 होगी। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री। जय श्री राम।